हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऐसा UP TGT एंड UP PGT इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन लेके आए हूँ, यानी कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट argued that the production of goods and services generate the equal amount of total income and in turn total spending is called। तो ये किसकी थ्योरी है आपकी? इन्होंने क्लासिकल, पहली बात तो यहाँ पर बोला है कि ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। और इन्होंने आर्ग्यू किया है, कहा है ऐसा कि जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जब सप्लाई करते हैं उसको जनरेट करता है इक्वल अमाउंट ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, इन टर्म टोटल स्पेंडिंग। यानी हम लोग यहाँ पर सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड वाली बात कर रहे हैं। आप सभी को पता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड क्या होता है, किसकी थ्योरी है? तो याद रखिएगा ये JB से का लॉ है, ठीक है। सेज लॉ में यही कहा गया है कि सप्लाई जो है खुद ब खुद डिमांड को क्रिएट करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट सेज लॉ? कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है सेज लॉ के रिगार्डिंग? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। इट स्टेट दैट द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो पहले वाले ऑप्शन में भी, मतलब पहले वाले प्रश्न में भी मैंने यही बताया था कि सप्लाई खुद ही डिमांड को क्रिएट करती है। यानी जो आपका से है, यानी JB से है, ये आपकी कौन से साइड के इकोनॉमिस्ट है? याद रखिएगा ये सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्कूल ऑफ थॉट दैट एम्फसाइज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ इकोनॉमी टू मूव टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन इज नोन एज। यानी एक स्कूल ऑफ थॉट है इकोनॉमिक्स में जो कि ये कहता है कि जो नेचुरल टेंडेंसी होती है अर्थव्यवस्था की, वो अपने आप ही इक्विलिब्रियम पे जाती है, यानी अपने आप ही संतुलन पे जाती है, जहाँ पर कि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होता है और बिना इन्फ्लेशन के। यानी इन्फ्लेशन आप सभी को पता है क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल में जब लगातार इंक्रीमेंट दिखने लगे तो इन्फ्लेशन होता है। तो यहाँ पर कौन सा ये स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो स्कूल ऑफ थॉट हो जाएगा वो नॉन इंटरवेनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट हो जाएगा, ठीक है। और यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू किन्स, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज? यानी कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट होता है हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज में? तो फिफ्थ का जो आंसर है वो आपका डिस्पोजेबल इनकम है। आपने जब किन्स की थ्योरी देखी होगी, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, तो उन्हें बोला कि जो आपका डिस्पोजेबल इनकम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है किसी हाउस होल्ड के स्पेंड। यानी जब कोई हाउस होल्ड पैसा खर्चा करेगा, कंजप्शन करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, तो वो किसके आधार पे करने वाला है? तो याद रखिएगा कि वो करंट डिस्पोजेबल इनकम के आधार पे करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कंजप्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड, किसके बीच में आपका संबंध दिखाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर? तो याद रखिएगा कंजप्शन फंक्शन यहाँ पर, तो याद रखिएगा कि ये आपके डिस्पोजेबल इनकम से रिलेट करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजेबल इनकम इज़। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा आपका फंक्शन कहा जाता है? तो सातवें का आंसर डी हो जाएगा। यानी आपका ये कंजप्शन फंक्शन है कौन से वाले इकोनॉमिक्स का? किन्स का है, ठीक है। यानी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में इन्होंने कहा था कि जो आपका एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में कहा है कि जो आपका स्पेंडिंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है? आपके करंट डिस्पोजेबल इनकम पे आधारित होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू कंसर्निंग द कंजप्शन फंक्शन? तो कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू है आपके, अगर कंजप्शन फंक्शन से कंसर्न रखता है तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इट रिप्रेजेंट द डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन स्पेंडिंग एंड द लेवल ऑफ रियल डिस्पोजेबल इनकम। यानी जो आपका कंजप्शन फंक्शन होता है वो डायरेक्ट रिलेट करता है आपकी किस पे? यानी करंट डिस्पोजेबल इनकम पे। यानी दिस इज़ द फंक्शन ऑफ करंट डिस्पोजेबल इनकम। यानी वाई इज़ व्हाट?
करंट डिस्पोजेबल इनकम, यानी आपका क्या इनकम है, करंट डिस्पोजेबल इनकम। करंट डिस्पोजेबल इनकम का ये मतलब होता है कि जब आप अपने इनकम से टैक्सेस को घटा देते हो, ठीक है, तब वो आपका डिस्पोजेबल इनकम यानी बचा हुआ इनकम हो जाएगा। तो कंजप्शन उसी पे आधारित रहता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन 9। द कंजप्शन फंक्शन सोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड, किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है? तो फिर से इसने क्वेश्चन रिपीट किया, तो क्वेश्चन 9 का डी करेक्ट हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम। इसको मैंने आपको बता दिया है। एट द पॉइंट वेयर डिस्पोजेबल इनकम लाइन इंटरसेक्ट कंजप्शन फंक्शन, सेविंग क्या हो जाएगा आपका? तो उस पार्ट पे आपका सेविंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। आपने अगर उनकी थ्योरी पढ़ी होगी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये आपका लॉन्ग रन का होता है, लॉन्ग रन कर्व होता है, जिसमें कि सी इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। जबकि शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में आप देखते होंगे कि जो कंजप्शन होता है वो ए प्लस बी वाई, ठीक है। तो शॉर्ट रन में जो आपका ये इक्वेशन बनता है, जबकि लॉन्ग रन में आपका बनता है जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे आपकी सेविंग क्या हो जाती है? याद रखिएगा कि ज़ीरो हो जाती है, इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर हो जाती है। ऑटोनॉमस कंजप्शन इज़ कंजप्शन दैट। अब ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर सी होता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, यानी ये आपके इनकम आधारित जो है कंजप्शन नहीं होती है। ऑटोनॉमस कंजप्शन वो कंजप्शन होती है, सपोज़ आपके पास कोई भी आय नहीं है, तो जो आपने सेविंग किया है उससे आप कंज्यूम करोगे, आपने किसी से उधार लिया, डेप्ट लिया, उससे आप कंज्यूम करोगे, तो वो हमारी ऑटोनॉमस यानी आपकी लेवल ऑफ इनकम पे आधारित नहीं होती। आप फिर भी कंजप्शन करते हो जब आपके पास कुछ भी इनकम नहीं होती, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं। यानी ये आपकी इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र है आपके किससे? आपके आय से, ठीक है, यानी डिस्पोजेबल इनकम से ये स्वतंत्र है। नेक्स्ट हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन इज इक्वल्स टू द लेवल ऑफ कंजप्शन एसोसिएटेड विद। तो ऑटोनॉमस कंजप्शन इक्वल्स टू द लेवल ऑफ कंजप्शन किससे आपका एसोसिएट करेगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ज़ीरो डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, ये आपके ज़ीरो डिस्पोजेबल मतलब कि इससे डिस्पोजेबल इनकम से कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस जो ये इक्वेशन दिया है C इक्वल्स टू 100 बिलियन एंड 0.5 एंड यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है 300 बिलियन डॉलर। तो यहाँ पर ऑटोनॉमस कंजप्शन इक्वेशन में कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि 100 जो बिलियन दिखा रहा है आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन। जैसे आपको अगर इक्वेशन पता होना चाहिए कि C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई होता है। C आपका जो है कंजप्शन फंक्शन है, A आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन है, ऑटोनॉमस कंजप्शन को मैं AC से लिख दे रही हूँ, B जो है आपका MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड Y आपका क्या है? इनकम है, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन है कंजप्शन फंक्शन का, और बेसिकली शॉर्ट रन में हमें इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम शॉर्ट रन में ही सिर्फ ऑटोनॉमस कंजप्शन करते हैं। तो अगर यहाँ पर जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये वाला इक्वेशन, अगर आप इससे रिलेट करोगे ना, तो आप देख पाओगे कि ऑटोनॉमस कंजप्शन आपका क्या है? तो C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई। तो यहाँ पर ये A आपका ऑटोनॉमस है, तो यहाँ पर 100 बिलियन क्या हो जाएगा? आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन। यहाँ पर ऑप्शन A जो है करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इस इक्वेशन को, क्या इक्वेशन था? C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई, ये आपकी कंजप्शन फंक्शन का इक्वेशन है। अगर ये लॉन्ग रन में होता तो C इक्वल्स टू बी वाई, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन में आपका ऑटोनॉमस आप कंजप्शन नहीं कर पाते। ऑटोनॉमस कंजप्शन मतलब आप किसी से उधार लेके कितना कंजप्शन करोगे, या फिर सेविंग से कितना करोगे, एक टाइम के बाद नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ होती है, लॉन्ग रन में आप नहीं कर सकते ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन A करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम नॉट स्पेंड ऑन कंजप्शन इज़ डिफाइंड एज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कौन सा डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट है जो कि कंजप्शन पे खर्च नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्पोजेबल इनकम, मैंने बताया था कि डिस्पोजेबल इनकम
का आपका कोई रिलेशन नहीं होता है। पर यहाँ पर याद रखिएगा कि इसने फिर से क्वेश्चन में क्या बोला, द पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम नॉट स्पेंड ऑन कंजप्शन, यानी आपकी इनकम जब कंजप्शन पे खर्च नहीं होगी तो किस पे खर्च होगी, सेविंग पे होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ई करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट होगा, करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन ई। बिकॉज कि देखिए जैसे सपोज आपका जो इनकम है, सपोज वाई इज़ योर डिस्पोजेबल इनकम, ओके, इट मस्ट बी स्पेंड ऑन कंजप्शन एज वेल एज ऑन saving. If you are not consuming anything, then what you are doing, then you are saving, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। अगर आप जब कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो यानी कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, तो यानी ऑप्शन ई करेक्ट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डिस्पोजेबल इनकम क्या करते हो, या फिर कंज्यूम करते हो या फिर सेव करते हो। जब आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो यानी आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कंप्यूटेड एज द चेंज इन। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम कैसे कंप्यूट करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर कंजप्शंस डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ठीक है। एमपीसी का मैंने कल फॉर्मूला आपको बताया था वीडियो में। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके इनकम की चेंज होने की वजह से आपके कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ओके। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ द स्लोप ऑफ, इसका स्लोप कैसा होगा, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो स्लोप है वो आपका क्या हो जाएगा, कंजप्शन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका करेक्ट जो है यहाँ पर सी है, ओके। यानी जो ये स्लोप बता रहा है वो किसका स्लोप बता रहा है, कंजप्शन फंक्शन का। क्या कंजप्शन फंक्शन का स्लोप होगा, जैसे आपका इक्वेशन है c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, तो b इज़ व्हाट, MPC, तो MPC इज़ व्हाट, स्लोप, ठीक है। ये आपका इंटरसेप्ट होता है और दिस इज़ योर स्लोप। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको दिखेगा कि इस तरीके से ये आपका स्लोप बता रहा है, ठीक है, कि कितना आपके कंजप्शन में सपोज चेंज आया, कितना आपके जो है सॉरी इन कंजप्शन में चेंज आया ड्यू टू चेंज योर इनकम। तो यहाँ पर ये आपका स्लोप जो बताता है वो आपका MPC है, ठीक है। MPC आपके स्लोप को डिफाइन कर रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। द स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पर हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि जब हमारे आय में परिवर्तन आती है उसकी वजह से हमारे जो है कंजप्शन में परिवर्तन आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, MPC। नेक्स्ट हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेजर्स द रेशियो ऑफ, क्या मेज़र करता है आपका, तो याद रखिएगा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेज़र करता है कि कंज्यूमर ने कितना खर्च किया उसके आय के चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। अब MPS क्या है, MPS क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका मैंने कल फॉर्मूला आप सभी को बताया था। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, यानी आपके आय के चेंज होने की वजह से आपके सेविंग में कितना चेंज आया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ओके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इफ़ द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पर्सन इंक्रीजेज फ्रॉम $30,000 to $40,000, योर सेविंग इंक्रीजेज फ्रॉम 2,000 to 4,000, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगी, तो आप लोग फाइनल में से इनिशियल को माइनस करिएगा। जैसे यहाँ पर फाइनल ये है और इनिशियल ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी सेविंग चेंज हो रही है 4,000 से 2,000, तो 4,000 से माइनस कर लीजिए 2,000 को, ठीक है। एंड आपका जो इनकम चेंज हो रहा है वो 40,000 से 30,000 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 40,000 से 30,000, तो कितना आ जाएगा आपका, ऊपर में आपका 2,000 बचेगा और नीचे आपका बचेगा 10,000, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा 2 अपॉन 10,000, ठीक है, 2,000 अपॉन 10,000, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2/10। आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 0.2, ठीक है। तो 0.2 हमारा क्या है, MPS है। अब हमने इसको रखा कैसे था, यहाँ पर हमने देखा डेल्टा चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम,
ठीक है। और ये क्या होता है, फाइनल इनकम माइनस इनिशियल इनकम एंड फाइनल सेविंग माइनस इनिशियल सेविंग, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ए। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, फाइंड कर लीजिएगा। मैंने फाइंड कर लिया है, फिर भी आप क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, पर इसका आंसर है 0.2। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाएगा। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़। आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो होगा क्या होगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल, इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75 देन, तब आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या आएगा, या फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, हाँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को पूछा है तो क्या आ सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो अनरिलेटेड होता है, इसमें कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, पर यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो है कंज्यूम 0.75 आया है, तो एक रिलेशन बनता है हमारा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू क्या होता है 1 के बराबर। आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है 0.75, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये MPS लिख लोगे और यहाँ पर 1। अब इसको ट्रांसफर इधर कर दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.75, तो आ जाएगा आपका 0.25 आंसर। तो यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके 25वें क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि एक रिलेशन होता है इसके बीच में, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1, और MPC की आप वैल्यू रख दोगे तो आपको MPS फाइंड हो जाएगा, तो 0.5 आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ना कि ई। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है डायग्रामेटिकली दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना इसमें ज़्यादा वो नहीं करने की ज़रूरत है। एंड डायग्राम वाले क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करा रही हूँ, हाँ 30 पे आ जाते हैं, 30 से लेके 32 तक कर लेते हैं। तो 30 वाला क्वेश्चन क्या है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन हैज़ बिन गिवन बाई, किसके द्वारा जो है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है J.M. के द्वारा दिया गया है, ये मैंने अपने क्लास में भी बताया था। एंड एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी आपके J.M. के द्वारा दिया गया है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपके जो है J.S. ड्यूजनबरी के द्वारा दिया गया है। अब याद रखिएगा कि जो फ्रीडमैन का थ्योरी है, इनको फ्रीडमैन की थ्योरी है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एंड एंडो एंड मोडिग्लानी एंड ब्रूमबर की जो थ्योरी है उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एंड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ जो कंजप्शन है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये J.M. के द्वारा दिया गया है। इसमें कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका कंजप्शन भी बढ़ता है, पर जितना आय बढ़ता है उतना कंजप्शन नहीं बढ़ता है। और दूसरा क्या कहा गया है पॉइंट, कि जिस व्यक्ति की आय बढ़ती है उसका कंजप्शन भी बढ़ता है, सेविंग बढ़ता है। अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा और सेविंग भी बढ़ेगा। तो ये जो है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है। क्लियर। और एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में तो हम लोगों ने देखा था कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस आपके J.M. के द्वारा ही दिया गया था। इसमें शॉर्ट रन की बात करते हैं, तो शॉर्ट रन में उन्होंने बोला था कि जो इक्वेशन होता है वो आपका A प्लस BY, ठीक है, ये कंजप्शन फंक्शन का जो इक्वेशन होता है, यहाँ पर आपकी APC इज़ ग्रेटर देन आपके MPC हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके शॉर्ट रन में बोला। लॉन्ग रन में क्या बोला कि आपका APC जो है MPC के बराबर होता है। ठीक है, और लॉन्ग रन का जो इक्वेशन था C इक्वल्स टू BY, ये आपके लॉन्ग रन का है। ठीक है, और रिलेटिव में जो आपका J.S. ड्यूजनबरी के द्वारा दिया गया, तो रिलेटिव में बोला कि जो आपका कंजप्शन है वो आपके रिलेटिव इनकम पे डिपेंड करती है, कि किसी दूसरे पर्सन की इनकम क्या है उसके आधार पे आप देख के अपना जो है कंजप्शन करते हो। यानी इसमें 2 इफ़ेक्ट्स की बात की गई थी, एक आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, एक रेचेट इफेक्ट होता है। और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में बोला गया कि जो आपका कंजप्शन है या फिर आपका इनकम है वो आपके 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक परमानेंट इनकम पे और एक ट्रांजिटरी इनकम और आपके ट्रांजिटरी कंजप्शन पे। ठीक है,
और लाइफ साइकिल में तो पूरा लाइफ साइकिल पे ही बेस्ड होता है आपका वो थ्योरी, तो आप लोग उसको ज़रा देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग लगातार इस वीडियो को देखते आ रहे हो तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, लगातार वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है। तो आप लोग भी शेयर ज़रूर करिए, कम से कम वीडियोज़ पे अच्छे व्यूज़ आने चाहिए, तभी जाके मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं लगातार आप सभी को वीडियो देते रहूँगी। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।